नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। ईरान ने इज़राइल पर ऐसी तबाही मचाई है, वो भी दिन दहाड़े, कि इज़राइल पूरी तरीके से थर्राया हुआ है। चाहे वो उनकी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग हो, मिलिट्री हॉस्पिटल हो या तेल अवीव में, जहां तक भी आपकी निगाह जाए वहां पर सिर्फ तबाही के मंजर ही देखने के लिए मिल रहे हैं। मानो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वो इज़राइल ना होकर वो फिलिस्तीन हो, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें, हालांकि दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इज़राइल ने तो अभी उसका कुछ फीसदी ही उसका मजा चखा है। लेकिन कुछ पल के लिए अगर तस्वीरों को कंपेयर किया जाए तो लगता है कि मानो वो फिलिस्तीन की हैं। और इसीलिए अब जो नेतन्याहू हैं, उन्हें सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि हमारी भारी तबाही हुई है। और इस सबके बीच ट्रंप, जो कि लगातार धमकियां देते हुए नजर आ रहे थे, दीवानों की तरह वो सोशल मीडिया पर अपने बयान लिख रहे थे, अनकंडीशनल सरेंडर, तो कभी धमकी दे रहे थे आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की, तो कभी कुछ और बातें वो कहते हुए नजर आ रहे थे। कभी कह रहे थे कि उनका पूरे तेहरान के जो एयर स्पेस है या ईरान का पूरा जो एयर स्पेस है उस पर उनका कब्जा है। अब वो देखिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या आप पूरे तरीके से इजराइल और ईरान की इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनका कहना है मे बी मे नॉट बी। यानी कि अब वो एक तरह के असमंजस में है। अभी उन्होंने इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया है, ये उनका कहना है। जहां एक तरफ वो B2 बॉम्ब और ना जाने कौन कौन से और हथियार जो हैं और बॉम्ब जो है वो गिराने की बात कर रहे थे, अब आप ये देखिए कि वो मे बी मे नॉट बी कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप जिस तरह से धमका रहे थे, जिस तरह के धमकी भरे अल्फाज में वो इन बातों को कह रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि वो इजराइल के साथ पूरे दमखम से खड़े हैं, उनको लग रहा था आयतुल्लाह खामनाई जो है वो झुक जाएंगे या इजराइल ईरान जो है वो झुक जाएगा। और कल ये खबरें भी चलाई गई कि बिल्कुल करीब तक पहुंच गए हैं आयतुल्लाह खामनेई के। फिर ये खबर चलाई गई कि देखिए वहां पर एक तरह की बहुत ही खराब स्थिति जो है वो पूरे ईरान में पैदा हो गई है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ विमान जो हैं वो ओमान मूव हुए हैं और बातचीत का सिलसिला जो है वो ओमान में शुरू किया जाएगा। लेकिन उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम इस तरह से किसी के सामने भी बातचीत के लिए नहीं गिड़गिड़ाते हैं। हम इस तरह की धमकियों के बीच कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और इस तरह से कोई भी पीस को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। और जिस तरह से एक के बाद एक आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से जो ट्वीट किए गए, जहां उन्होंने हैदर खैबर की जब उन्होंने और जुल्फिकार की जब उन्होंने बात की, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका इस जंग में पूरी तरीके से कूदता है तो फिर उसको ऐसे नुकसान झेलने होंगे जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। अगर ऐसा होता कि यूट्यूब की गाइडलाइंस अगर ऐसी होती कि मैं दिखा पाती आपको वो तस्वीरें, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, तो आपको हैरानी होती कि ईरान ने किस तरह की तबाही मचाई है। और कल जिस तरह की मिसाइल जिसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर एक तरह का हंगामा था कि आखिर ये कौन से मिसाइल है जो ईरान की तरफ से छोड़ी गई है, जिसको कभी नहीं देखा गया, इसकी एक अलग तरह की अजीब तरह की शेप है, ये किस तरह की तबाही मचाएगी, उसके भी हजारों वीडियो हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बारे में भी आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या था वो और उसने कितनी तबाही मचाई है। लेकिन तबाही आप ये देखिए कि पूरी तरीके से इजराइल के चप्पे चप्पे पर देखने के लिए मिल रही है। बंकरों में लोग पूरी तरीके से छिपे हुए हैं और हर कोई अब चाहे नेतन्याहू हो या फिर सरकार में बैठे दूसरे लोग हों, वो सब अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तबाही का मंजर चारों तरफ दिख रहा है और उसे वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी फॉरेन मीडिया और जर्नलिस्ट को उसे उस तरह से, और यहाँ तक कि लोकल जो हैं, जो लोग हैं इजराइल में, उनको भी इस तरह की तस्वीरें जहां तबाही के मंजर नजर आए उसे बाहर दिखाने की इजाजत नहीं है। उस पर एक तरह से सेंसरशिप लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ आप ये देखिए कि जो भी सामने निकल कर आ रहा है वो ये बता रहा है कि कितनी तबाही वहां पर हुई है। और इस सब के बीच रशिया की तरफ से जो बयान दिया गया है वो साफ तौर पर ये बताता है कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है।
अमेरिका को चेतावनी देते हुए सीधे तौर पर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर अमेरिका इसमें सीधे तौर पर या कंप्लीटली अगर इसमें शामिल होता है तो उसको गंभीर नताइज इसके भुगतने होंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि वो ईरान को मिलिट्री असिस्टेंट भी देंगे। अब ऐसे में देखिए इसको ये इस तरह से भी समझने की जरूरत है, चाहे चाइना हो या फिर रशिया हो, वो ऐसा नहीं है कि वो ईरान के कोई बहुत बड़े हमदर्द हैं। हमदर्दी होगी लेकिन उनके भी अपने जाती मफाद हैं, उनके इंटरेस्ट हैं। चाइना को सबसे ज्यादा तेल जो है वो ईरान देता है और ईरान सबसे ज्यादा जो कारोबार करता है वो चीन से करता है। वही रशिया को भी बड़े पैमाने पर वो तेल देता है और रशिया और चाइना किसी भी कीमत पर ये नहीं इसको इस तरह से नहीं वो कर सकते कि वो ईरान को अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में वो लूज करें और यही वजह है कि उन्हें हर संभव मदद पहुंचाएंगे। ये अलग बात है कि ये भी क्या अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ये एक बड़ी जंग की अगर शक्ल इख्तियार करती है तो क्या जमीन पर उतर कर भी चाइना और रशिया उनका क्या साथ देते हुए नजर आएंगे, ये कुछ बड़े सवाल हैं जो अभी भी लोगों के जहन में है। अब सवाल ये है कि यहां से आगे ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? क्या हमलों में और तेजी होती हुई नजर आएगी? क्या बातचीत के कोई दरवाजे खुलेंगे? ट्रंप के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, मे बी और मे नॉट बी? क्या वो टाइम बोरो कर रहे हैं या फिर उनके अपने ही मुल्क में जिस तरह के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं? क्योंकि ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि इराक पर जो हमला किया गया वो गलत था, वहां मास डिस्ट्रक्शन के कोई भी वेपन वहां पर नहीं मिले। वो ये बड़ी बड़ी बातें कर आए थे सत्ता में और अब आप ये देखिए वो खुद भी वही करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी आग ट्रंप तक पहुंच रही है और ये उनको बहुत अच्छे से मालूम है। वो भले ही अपना बड़बोलापन दिखाएं, उनकी किन बातों पर यकीन किया जाए किन बातों पर नहीं किया जाए ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इजराइल अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मुल्क है जो अमेरिका के सपोर्ट के बिना आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। और वो खबर तो आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की देख ही ली होगी कि कैसे अब उनके पास हथियार और जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन का ही बचा है। चलिए आज इसी पर चर्चा, इसी पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, चर्चा का हम आगाज करेंगे। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं और इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन हो या फिर ईरान और अब इजराइल हो, उनसे बेहतर जो फैक्ट्स हैं वो कोई नहीं रख पाता। अमरीश जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वेस्ट एशिया मामलों के तो जानकार हैं ही, गल्फ मामलों के जानकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। शौकत साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। शौकत भारती साहब बहुत बहुत इस्तकबाल और स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। और शुरुआत में अमरीश जी आपसे करना चाहूंगी कि ये जो कुछ हमने तस्वीरें देखी हैं, जो खबरें हमने देखी हैं और जो कल से एक तरह से सोशल मीडिया पर जो पूरी तरीके से वायरल हैं, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो तबाही हमने देखी है, कितनी भी खबरें छुपाई गई फिर भी सामने निकलकर वो खबरें तमाम आ रही हैं, इसे आप आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, एस्केलेट होता हुआ देखते हैं? ट्रंप के बयान को, रशिया के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे ख्याल से, क्योंकि इस मुद्दे पे शायद मैं पहली बार डीबी लाइव के दर्शकों को एड्रेस कर रहा हूँ। 13 तारीख को शुरू हुआ था, आज 7 दिन हो गए ईरान इजराइल वॉर के, उसको वॉर ही मैं बोलूंगा। देखिए, अभी क्या है बुशरा जी की बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंची है। इजराइल की प्लानिंग क्या थी इसको समझना जरूरी है। इजराइल और अमेरिका की प्लानिंग क्या थी। इन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये वो नहीं कर रहे थे। इनका मकसद था रिजीम चेंज। इनका ये था कि हम जो आयतुल्लाह खमैनी हैं, जो इस समय सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, इनको अरेस्ट करके हम गद्दाफी और सद्दाम हुसैन का हाल करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर था और इसीलिए आप देखिएगा तो इजराइल ने जो शुरुआत की 12-13 तारीख को, उसने ईरान के अंदर जो मोसाद के एसेट्स थे, और उसमें कई ऐसे एसेट्स थे जो 1979 से बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी होगा कि 1979 में जब ईरान का रेवोल्यूशन हुआ तो काफी जो इरानियन, जो पर्शियन जूस थे,
वो वहीं रह गए, उनमें से कुछ हिस्सा। आपके साथ कनेक्शन बीच में टूट गया था, लेकिन हम जाहिर सी बात है हम बात करें कि किस तरह की तबाही ईरान ने मचाई है, इसके किस तरह के मायने आगे निकाले जाएं, अमेरिका का बयान, रशिया का बयान, इस सब को कैसे देखा जाए, ये क्या आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये सब भी हम बात इस पर करेंगे, जाहिर सी बात है। और अमरीश जी अपनी बात को रख रहे थे। अमरीश जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इजराइल ने एक रिजीम चेंज प्लान किया था ईरान में, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बहाना था। इनका असली मकसद था कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको खत्म कर दो, क्योंकि जो उस पॉलिटिकल लीडरशिप की जो विचारधारा है, जो ईरान की जो रेजिस्टेंस की विचारधारा है, साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई की विचारधारा है, और जिस विचारधारा को लेकर हमास चल रहा था, तो इनका यह था कि अगर हमास को खत्म करना है तो सबसे पहले हमको ईरान को खत्म करना है, फिलिस्तीन के मुद्दे को खत्म करना है तो ईरान को खत्म करना है, ये मकसद था। इसीलिए ईरान के अंदर से बकायदा प्लानिंग के साथ 1978-79 के समय से जो पर्शियन जूस रह रहे हैं उनके माध्यम से नेटवर्क बना के सालों से ये प्लानिंग चल रही थी, और इस प्लानिंग को अल्टीमेटली एक्टिवेट किया गया 12-13 जून को। और उस प्लानिंग, वो फूल प्रूफ प्लानिंग थी, उसमें एकदम उसका पूरा शॉक एंड ऑ, और शॉक एंड ऑ जो है इन्होंने इराक में भी यूज किया था, लीबिया में भी यूज किया, सीरिया में भी यूज किया, कि अचानक एकदम से कुछ ही 3-4 दिनों में लीडरशिप के बड़े हिस्से को मार दो, सेना को डिवाइड कर दो, और उसके बाद सुप्रीम लीडर को पकड़ लो। ये इनकी प्लानिंग थी, और ये कुछ हद तक सफल भी हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा 28 ईरान के लीडर टॉप मारे गए, और वो 28 लीडर तो मिलिट्री लीडर्स जो मारे गए एक दिन में, वन डे, एक दिन, वो तो छोड़िए आप, अभी आप देखिए तो 11 गोल्ड मेडलिस्ट मार दिए गए। उसके बाद अनगिनत न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कोई उनका हिसाब ही नहीं, माने खिलाड़ी, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, आर्मी लीडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यानी ईरान के पूरे जो स्ट्रीम, जो सोसाइटी का बड़ा हिस्सा है, जो अली खमेनी से और जो मतलब रेवोल्यूशन के साथ है, उसके लीडरशिप को पूरा खत्म कर दो, 200 से ऊपर पूरा खत्म कर दो। उसके बाद केओस हो जाएगा, उस केओस में जो इनके लोग हैं ईरान के अंदर, वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे और अली खमेनी को पकड़ लेंगे। ये पूरी इनकी प्लानिंग थी, जो प्लानिंग ध्वस्त हो गई। और मैं आपको बुशरा जी, मिलिट्री वाली जो बात है वो तो अभी सामने आ रही है, उस पर बात करेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल इशू है, जो कोई नहीं उठा रहा और कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसकी ताकत देखिए आप, उसकी कोई इस चीज को नहीं सह सकता था। मैं कहता हूँ रशिया में ये हो जाता, प्यूटिन नहीं सह सकता था, चाइना में हो जाता, कम्युनिस्ट पार्टी इतनी स्ट्रांग है वो शायद इस झटके को झेल लेती, क्योंकि आइडियोलॉजिकल फोर्स ही इस तरह के झटके को झेल सकती, कोई नहीं झेल सकता है। एक आदमी खड़ा रहा जिसका नाम खमैनी है, और वो याद रखा जाएगा माओ से तुंग और लेनिन की तरह। वो आदमी खड़ा रहा, उसने तुरंत सेकंड रंग को एक्टिवेट किया, उसने तुरंत शाम तक उसने स्थितियों को संभाल लिया और काउंटर अटैक कर दिया। यही चीज ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज तक मोसाद के एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले पकड़े गए हैं। इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा भीतर घात कहीं नहीं हुआ है। और ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो अयतुल्ला खुमैनी जो थे और अभी जो खमैनी, दोनों ने जो एक चीज का ध्यान रखा कि जो पश्चिम से प्रभावित लोग हैं उनको दूर रखो, समाज में वो रहें लेकिन वो उनको दूर रखो। इवन इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट है पेजेश्कियान, उनको भी दूर रखा गया, उनको भी ज्यादा इनर सर्कल में नहीं रखा गया। तो और ये बात इजराइल भी जानता था, ये बात अमेरिका भी जानता था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि ये काम करके इनके समर्थकों को सबको साफ कर दो, 500-600 मार दो और उसके बाद सीधे कब्जा कर लो। गजब का मतलब, ऐसा प्लानिंग हिस्ट्री में नहीं थी, और मैं तो अभी तक सकते में हूँ, अभी इस पे अध्ययन होगा सालों तक। तो सबसे पहले तो ये कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को। दूसरी बात, जो मिलिट्री इशू है, अब देखिए ईरान लंबे समय से ये बात आ रही थी कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत एडवांस हो गई हैं। ये हमने देखा जब पानी से ड्रोन छोड़ सकता है ईरान, इसकी पूरी पिक्चर आई। जब हमने देखा कि पहाड़ों के अंदर मिसाइल सिटीज बसी हुई हैं, तभी ये पिक्चर सामने आई। रशिया जिस तरीके से ईरान से ड्रोन लेता था, तब भी ये पिक्चर सामने आई। चाइना जिस तरह से ईरान को मानता था, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं था।
और भारत जैसे देश में तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम से प्रभावित सबसे ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलने वाले, मैं भी उसी उसी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने उस चीज को तोड़ा। उस पूरे वो जो एक गॉर्जियन नॉट है उसको मैंने तोड़ा कि ये इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो आदमी भटक जाएगा ये पश्चिम के चक्कर में। मतलब प्रवीण साहनी जैसे लोग सोचिए ये पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ, बिकॉज दे आर दे आर पार्टली वेस्टर्नाइज। तो ये जो देखिए वेस्ट टॉक्सिफिकेशन, इसको लेके ईरान में पूरा आंदोलन चला है कि वेस्ट से इंटॉक्सिकेट मत हो। आज उसका असर सामने आ रहा है, उसका पर्शियन में वर्ड भी है, गर्भ जदेगी, वेस्ट टॉक्सिकेशन। तो वो जो चीज है उसमें देखिए मिलिट्री लेवल पे ईरान के पास काफी कुछ नया है, ये बात आ रही थी, लेकिन इतना नया है तो कल रात को जो आपको पता है बुशरा जी उसमें क्या है, वो एक्चुअली सिजिल जो मिसाइल है, वो जो कल तो हुई है, उसमें पता है असली में क्या हुआ है, वो अभी अब समझ में आ रहा है। एक्चुअली वो टेस्ट था, उस टेस्ट में वो उस मिसाइल को अमेरिका के थॉट सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन वो इंटरसेप्ट करने के लिए ही मारी गई थी। इंटरसेप्ट करने के पहले उसने 360 डिग्री व्यू का पूरा कैमरा का व्यू लिया है और वापस भेजा है वो। मतलब आप सोच लीजिए कि ये तो कई युद्ध के मैदान में, ये तो सुनते थे कि स्पेस में जो भेजे जाते हैं, जो स्पेसशिप भेजी जाती हैं, वो इस तरह की स्पेस की फोटोग्राफ भेजती हैं अपने होम स्टेशन में। यहाँ तो उसने वो एक तरह का मतलब सिजिल जो है सुसाइड, एक तरह की मिसाइल थी वो, उसने गिरने के पहले पूरी पिक्चर भेज दी। और आज जो हाल, और इजराइल के एयर डिफेंसेस को वीक कर दिया, डिसोरिएंट कर दिया, उसका ये वर्ड है डिसोरिएंट करना। और उस डिसोरिएंटेशन का नतीजा है कि आज दिन भर इजराइल के एयर डिफेंस काम ही नहीं किए, दे जस्ट फेल। थॉट फेल हो गया, एरो फेल हो गया, आपका आयरन डोम तो हाई फेल, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन थॉट फेल हो गया, कुछ नहीं कर पाया। अब तक 68 इंस्टॉलेशन वर हिट टुडे इन द लास्ट 24 आवर्स। उसमें मिलिट्री हॉस्पिटल है, उसमें मोसाद के हेडक्वार्टर हैं, उसमें मोसाद के हेडक्वार्टर्स के पास जो सीक्रेट बेसिस थे वो है। मोसाद के हेडक्वार्टर तो खैर कल हुआ था, उसके पास जो है सरोका हॉस्पिटल के पास एक्चुअली आईडीएफ के सीक्रेट इंटेलिजेंस बेसिस थे। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने रिले की सेजिल ने। अब ये काम ये मिसाइल काम करेगी। और उसके बाद आज जो मिसाइल छोड़ी है वो सेजिल नहीं है, वो एक तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लेकिन वो मतलब सेजिल या खुर्रम शहर या खैबर सीरीज की वो वाली सबसे एडवांस्ड वो अभी तक नहीं छोड़ी हैं ईरान ने। ये तो उसने तो छोड़ के उसकी मैपिंग करके जो पिक्चर्स भेजी उसकी उस इंटेलिजेंस के आधार पे आज तबाह कर दिया पूरे इजराइल को। और इजराइल है ही कितना, आज साबित हो गया कितना है, 1000 स्क्वायर माइल से थोड़ा ज्यादा है। अगर ईरान के पास इतने हथियार हैं कि एक एक इंच जो इजराइल का है उस पे वो हथियारों से पूरा उसको पाट सकता है। ये चीज सामने आ गई, पूरी दुनिया इस समय हिली हुई है, सकते में है। मैं और भी बहुत सारे चौंका देने वाले डिटेल्स आपके लिए लाया हूं, जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा मैं जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ अमरीश जी। जाहिर सी बात है कि आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं और आप बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके पास रहती हैं, लेकिन शौकत साहब को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। शौकत साहब, जो रशिया की तरफ से बयान दिया गया है और अब ट्रंप के जो बदले हुए स्वर हैं, जो सीधे तौर पर धमकी दे रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर से लेकर, और वो तमाम बातें जो कह रहे थे, अब मे बी मे नॉट बी पर वो आ गए हैं कि अभी डिसीजन नहीं लिया गया है कि ऐसा करना है या नहीं करना है। क्या वाकई में ईरान की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर वहां से ये कहा जाए कि अगर आप सीधे तौर पर शामिल होते हैं इस जंग में तो आपको ऐसे नताइज भुगतने होंगे जिसका कोई कोई इररिप्लेसेबल होंगे, यानी कि किसी भी तरीके से उसको रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। क्या अमेरिका इससे डर गया है? ये अतिशोक्ति होगी कहना, या इसके पीछे की कोई और स्ट्रेटेजी आप देखते हैं? क्योंकि कल ईरान में भी, तेहरान में भी अच्छे खासे हमले हुए हैं, यहाँ तक कि साइबर अटैक भी किया गया है, टीवी नेटवर्क भी जो है वो भी हैक किया गया, जो लोगों ने तमाम वीडियोस जो है वो शेयर की हैं। सही कह रही हैं कि ईरान के ऊपर भी अच्छे खासे हमले हुए हैं, उनके टीवी को भी जो है क्या नाम है उसको भी क्या नाम हैक किया गया, उनके यहाँ के बैंकिंग सिस्टम को भी हैक किया गया। लेकिन वो सब के सब जो है उन्होंने जैसे ही किया उसके बाद वो सारी चीजें ठीक हो गई और प्रॉपर ढंग से अब बैंक भी चलने लगे और सारी चीजें सामने आ गई।
अब रह गया बात, जो रशिया ने बात कही है वो जाहिर सी बात है कि बहुत सोच समझ के, क्योंकि रशिया से ज्यादा कोई ईरान को नहीं जानता है। अगर आप देखें तो इजराइल जंग हार चुका है। इजराइल का बार बार अमेरिका को पुकारना, अमेरिका के सिग्नल्स के ऊपर जंग को करना और ये कहना कि हमारे जो है स्टॉक्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, आप आए जल्दी जल्दी, तो ये बार बार पुकारना खुद इस बात का सबूत है कि इजराइल ईरान से ये जंग हार चुका है। उसने सोचा था कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप को जब मार देंगे, जब वहां पर ऐसे अटैक करेंगे तो पब्लिक जो है वहां की वो सोचेगी अब हमारे यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, और लोग जो है जैसा वो चाह रहे हैं और जैसा कि ट्रंप ने बयान भी दिया था कि अगर हमारे साथ वो नहीं आते हैं नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर तो फिर जो है हम बाकी लोगों को ही मार देंगे। तो उन्होंने ये सोचा था कि हम अच्छा खासा एक रिजीम वहां चेंज करने का खेल करेंगे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि अगर आप ईरान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि वो ईरान है जिसने अपने यहां से अमेरिका को भी निकाला, इजराइल को भी निकाला, और पूरी मदद थी, आर्मी जो थी शाह की वो पूरी तरीके से अमेरिका के सपोर्ट के अंदर थी, ईरान के अंदर आर्मी थी। लेकिन पब्लिक रिवोल्यूशन जब आया तो फिर शाह को भी भागना पड़ा, और शाह जो खजाना लेकर गए थे उनको वो वापस लौटाना पड़ा। अमेरिका के बंधक को उन लोगों ने उस वक्त जो है उन लोगों को रोक कर बंधक बना लिया था। फिर उसके बाद 8 साल तक जब सद्दाम हुसैन से जंग हुई तो खुर्रम शहर को खूनी शहर बना दिया था। उस टाइम अगर आप देखें तो बिल्कुल ईरान बिल्कुल नया नया था, और उस वक्त अरब कंट्रीज भी एक साथ थे, यूरोप भी एक साथ था, अमेरिका, इवन रशिया भी उस वक्त जो है पूरी तरीके से सद्दाम हुसैन के साथ में खड़ा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि 8 साल की जंग के बाद ईरान ने वापस जो है सद्दाम हुसैन को डिफीट दी, अपने तमाम इलाके को खाली कराया, और फाऊ की जो बंदरगाह थी जहां दलदल थी, जहां से कोई निकल नहीं सकता था, वहां पर भी ईरानी लोग गए और जाने के बाद उन्होंने अपनी एक एक इंच जमीन को खाली करा दिया। जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया और उसके बाद क्या कहा, अनकंडीशनल सरेंडर की बात करने के बाद कल तो उन्होंने गुड लक भी कह दिया, और आपने देखा कि खामनाई साहब ने उनको किस तरह से उनके बयान का जवाब दिया, और ये भी कहा कि हम इसकी सजा देंगे, और लगातार सजा दे रहा है। और सबसे बड़ा अगर अटैक देखा जाए तो 90 साल में जो इजराइल ने वहां पर एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कायम किया था जिसमें तकरीबन 24-2500 साइंटिस्ट काम करते थे, और उसके अंदर हर तरह के रिसर्च पेपर थे। आप दुनिया की 6 नंबर की वो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसको ईरान ने मट्टी में मिला दिया पूरी तरीके से। स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट अभी चौपट हो गई। जो इनका मिलिट्री हॉस्पिटल था, उससे पहले जो इनका आईडीएफ का सेंटर था, उसको पूरी तरीके से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और हालत इस वक्त ये है कि अगर उनको फ्लाइट मिल जाए तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो छोड़कर भाग जाएंगे इजराइल के, क्योंकि इजराइल के लोगों का यानी कोशिश तो ये की थी कि इन्होंने ईरान पर जब अटैक करेंगे तो ईरान की पब्लिक का अपनी गवर्नमेंट पर से ट्रस्ट हट जाएगा, और वो लोग पब्लिक जो है वो रिजीम चेंज की बात करने लगेगी। तो हमने देखा कि इनके अटैक के बाद पब्लिक सड़कों के ऊपर आई, फ्लैग्स के साथ में आई और हमला करने की बातें करने लगी। और यहाँ के ऊपर जो है इस वक्त जो है इजराइल की पब्लिक जो है वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कह रही है कि तुमने हमें कहाँ फंसा दिया, हम बंकर्स के अंदर हैं। इतनी मारामारी है कि अगर वहां पर फ्लाइट्स खुल जाए तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग इजराइल छोड़कर भाग जाएंगे। तो इस वक्त की पोजीशन ये है कि दुनिया के यानी इजराइलियों को ये मैसेज पहुंच चुका है कि हमारी गवर्नमेंट इस लायक नहीं है जो हमें डिफेंस कर सके, और ईरान के अंदर ये मैसेज गया कि इतने टॉप आर्मी के लोगों को मार देने के बाद, साइंटिस्ट को मार देने के बाद, प्लान्ड हमला करने के बाद हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि उसने इतना जबरदस्त हमला किया है कि आज गजा में और क्या नाम है आपको फिलिस्तीन में फर्क नहीं दिखाई दे रहा। वो फुटेज आ रही है, जैसे गजा बर्बाद हो रहा है उस तरह से फिलिस्तीन बर्बाद, उस तरह से इजराइल बर्बाद हुआ, उस तरह से हैफा बर्बाद हो रहा है, और लगातार जो है
वहां के ऊपर मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं और सारे चैनल्स को बैन कर देना। इवन अभी अल जजीरा वाले जो रिपोर्टिंग कर रहे थे और टर्की के जो है टीआरटी वाले जो लाइव चला रहे थे, उनको पुलिस मार रही है, मिलिट्री वाले मार रहे हैं कि खबरदार कोई फुटेज वहां से जारी मत करो। तो ये जो सारी चीजें हैं। अब रह गई रशिया की जो बात है, रशिया से जो 3 सवाल किए गए, उसमें से एक सवाल रशिया से ये कहा गया कि आप क्या ईरान की मदद करेंगे? तो रशिया ने कहा कि वो हमारा फ्रेंड है, वो हमसे मदद मांगेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि उनसे अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करो। तीसरी बात, जब उन्होंने खामनाई साहब के बारे में बातचीत की तो 3 बार जो है पुतिन ने जो है कहा ये तो हो ही नहीं सकता। इसके मतलब बता दिया उन्होंने कि अगर खामनाई साहब के ऊपर अटैक करेगा अमेरिका तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और एक बयान जिसको कोई नहीं दिखा रहा, अभी आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने इराक के जो सुप्रीम लीडर हैं, शिया कम्युनिटी जो है वो मर्जा के अंडर में, यानी 2 सुप्रीम लीडर बड़े हैं वर्ल्ड में के अंदर, सबसे ज्यादा जो तकलीद है, फॉलोवर है, वो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के इराक के। सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो खामनाई साहब के। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ये वो है कि जब आईसिस ने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया था और ओबामा ने कहा था कि 30 साल तक जो है ये कब्जा नहीं हट सकता, उनके एक फतवे के ऊपर जब सिर्फ 50 किलोमीटर कैपिटल बगदाद कब्जा होने बाकी थी और अबू बकर बगदादी पूरी तरीके से बढ़ता चला जा रहा था, तो ये हशद शाबी कायम हुई और इसने मार मार के इजराइल, क्या नाम है, आईसिस के लोगों को, अबू बकर बगदादी के लोगों को 3 साल के अंदर इराक को खाली कर दिया। तो अब जाहिर सी बातचीत है कि अगर खामनाई साहब के फेवर में सिस्तानी साहब खड़े हो गए तो फिर यह समझ लीजिए कि अमेरिका के जो बेसेस इराक के अंदर मौजूद हैं, हशद शाबी के लोग, और जो एक फतवे पर पूरा इराक, आप ये समझ लीजिए कि वहां से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा, चाहे जितना बड़ा कत्लो गारतगरी हो जाए, इराक के अंदर इनका बेस खत्म हो जाएगा। दूसरी बातचीत है कि ईरान ने बाकायदा तौर के ऊपर तैयारी कर रखी और आज भी ईरान ने गल्फ कंट्रीज को कहा है कि अपने यहाँ के बेसेस इस्तेमाल मत करने देना वरना हम अटैक करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 50,000 ताबूत तैयार रखो अगर हम पर अटैक की। ये बताया है कि 40 से 50,000 की जो फोर्स लगी हुई है मिडिल ईस्ट के बेसेस के अंदर, उसको हम उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ईरान को ये ईरान है, ईरान ना किसी के ऊपर अटैक करता है ना अटैक बर्दाश्त करता है। 200 साल की हिस्ट्री आप उठाकर देखिए, ईरान ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। ईरान से तो अमेरिका की 45 साल पुरानी दुश्मनी है, कोई आज की नई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इतनी बड़े एक्शन के बाद भी ईरान ने यह साबित कर दिया कि हम इस लायक हैं। और एक बात और मैं कह रहा हूं, याद रखिए, अगर खुदा न खास्ता सिस्तानी खामनाई साहब को मार भी दिया तो वहां के ऊपर है मजलिसे खुबरगान, जो 80 लोगों की एक कमेटी है, वो नया सुप्रीम लीडर फौरन जो है, और याद रखिए कि सुप्रीम लीडर जो भी आएगा वो खुमैनी साहब ने जो गाइडलाइन सेट की है, जो फर्स्ट जो रिवोल्यूशन लाए थे, उसी के अकॉर्डिंगली चले गई। और ईरान की गवर्नमेंट भले से वो पेजिस्टियान हो, वो अंडर चलते हैं तो सुप्रीम लीडर के ही अंडर में चलते हैं। तो जिस तरह की बातें आ रही हैं या सोच खामनाई साहब को कत्ल करने के बाद, मेरा एक सवाल है आपसे शौकत साहब, लोगों के जहन में ये सवाल है कि जाहिर सी बात है बहुत जज्बाती तौर पर पूरी दुनिया के जो शिया मुसलमान तो हैं ही, लेकिन सुन्नी मुसलमान भी खामनाई साहब से एक तरह से जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। जब वो कहते हैं ना कि वो अपने पूरे औरा, अपने नूर के साथ वो पूरा जब सामने निकल कर आते हैं, जो एक हाथ उनका काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी वो जिन अल्फाज के साथ और जिस कन्विक्शन से अपनी बातों को करते हैं, लोगों को उनकी बातों पर यकीन होता है। और ये पहली बार नहीं है कि उन्हें इस तरह की धमकी दी गई है, उनके ऊपर तो हमले किए गए हैं, वो किस तरह से जेल में रहे हैं, जुल्म सितम उन्होंने खुद सहे हैं, तो उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो तबका है जो प्रोटेस्ट का हिस्सा बना, जो लिबरल है, जो चाहता है कि इस इस्लामिक जो रूल है इससे उसे आज़ादी मिले।
अगर खामनाई साहब के को अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो जाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग सड़कों पर आ सकते हैं और एक तरह का की अफरा तफरी का कोई माहौल पैदा हो सकता है, जो अमेरिका चाहता है और इजराइल चाहता है? देखिए ऐसा है कि खुदा न खास्ता खामनाई साहब को कुछ हुआ तो फिर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मैंने बताया ना कि खामनाई साहब के साथ में कौन खड़ा हो गया, सिस्तानी साहब भी खड़े हो गए। तो दुनिया में 99.9% जो तकलीद होती है वो सिस्तानी साहब की और खामनाई साहब की होती है। 70% खामनाई साहब की और 30% क्या नाम है 70% सिस्तानी साहब की और 30% खामनाई साहब की तकलीद हिंदुस्तान के अंदर होती है। और मैक्सिमम जगह जो है सिस्तानी साहब की। अब इस वक्त सिस्तानी साहब भी खड़े, अकेले में नहीं देख सकते आप खामनाई साहब को। खामनाई साहब और सिस्तानी साहब एक हैं। और जो दूसरी आपने बातचीत की कि इस वक्त जो दुनिया भर के मुसलमान हैं, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो कोई भी हो, वो ये समझ चुके हैं कि हमारे तमाम अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं ये सब अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये क़िबला अव्वल का सौदा कर चुके हैं। इन्होंने गजा के लिए एक बोतल पानी नहीं पहुंचाया है, एक रोटी नहीं पहुंचाई है। उनको बहुत नफरत है और वो सब के सब अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो ईरान के लीडर खामनाई साहब के ऊपर। तो इनके मामले से जो शिया सुन्नी का कार्ड खेला जा रहा था गल्फ में वो खत्म हो गया। इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लीडर है उस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का, उसका नाम है आयतुल्ला खामनाई। तो ये जो आप बात कह रही हैं कि खामनाई साहब को हिट करना मजाक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी खामनाई साहब ने एक जुमला कहा अपनी पूरी कौम से, कहा कि सुनो तुम इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते रहना। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जिस तरह से इमाम हुसैन ने यजीद जैसे दहशतगर्द और जालिम के आगे सरेंडर नहीं किया, सब कुछ लुटा दिया, वैसे ही ईरानी कौम, मैं रहूं या मैं, उन्होंने कहा मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मैसेज देके जा रहा हूं कि अगर मैं कत्ल भी कर दिया जाऊं तो तुम इमाम हुसैन के रास्ते पर चलोगे। यानी ना तुम जुल्म करोगे और ना तुम जुल्म बर्दाश्त करोगे। जो कौम न जुल्म करती है और न जुल्म बर्दाश्त करती है उससे लड़ना आसान नहीं होता है। इसलिए इस बात को सोच लेना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और यही वजह है कि आप बताइए फिलिस्तीन में सब सुन्नी है, क्या जरूरत, सिर्फ मजलूम है इसलिए ईरान साथ दे रहा है, जबकि आप देखें कि तमाम सुन्नी मुमालिक साथ नहीं दे रहे। तो एक इमाम हुसैन का मैसेज यह है कि जुल्म कहीं पर हो, हिंदू पर हो, क्रिश्चियन पर हो, ईसाई पर हो, किसी के ऊपर भी हो, अगर जुल्म हो रहा है तो तुम्हें जालिमों के खिलाफ खड़ा होना है और मजलूमों का साथ देना है। तो ईरान ने एक मैसेज दे दिया, झुकेगा नहीं वो किसी भी हाल में। बिल्कुल झुकेगा नहीं वो किसी भी हाल में, ये साफ तौर पर ईरान ने मैसेज दे दिया है, क्योंकि ये शायद एक इल्हाम था, एक तरह से गुमान था इजराइल को, अमेरिका को, कि वो जब जिसको चाहे अपने घुटनों पर ला सकते हैं, वो जब चाहे साजिशें करके किसी का कहीं भी तख्ता पलट कर सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट को वो टॉपल कर सकते हैं। ये शायद उनके जहन में था, लेकिन ईरान ने उनके उस गुमान को, उस कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है, साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ईरान शायद 2-3 दिन भी अमेरिका और इजराइल जैसी पावर के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन आप ये देखें, एक तरफ वो तमाम ममालिक हैं, क्योंकि G7 में भी आप ये देखें कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो इस एक लाइन के नीचे वो क्या क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अमरीश जी, आज की रात और आने वाली जो 1-2 रातें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? क्या आपको लगता है कि इन जो हमले हैं उनमें और तेजी देखने के लिए मिलेगी ईरान की तरफ से? और क्या आपको लग रहा है इजराइल भी, क्योंकि ये कहा गया है कि आपने हमारे अस्पताल पर हमला किया है, अब इसका जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को भी? देखिए, ये अब इजराइल कुछ नहीं कर सकता। अभी इनके डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, इन्होंने न केवल अस्पतालों को, इन्होंने कहा है कि तेहरान की जो जनता है उसको धमकी दी है, यानी कुछ न्यूक्लियर अटैक टाइप की बात
इन्होंने कही है, लेकिन ये इतने मूर्ख हैं। अच्छा, वैसे भी जो ये नए डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स हैं, इनको समझा ही जाता है कि ये मूर्ख हैं, इनका बस नेतन्याहू की ये बात करना जानते हैं। रियलिटी नेतन्याहू समझ रहा है। नेतन्याहू ने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि हम बर्बाद हो गए, हम ये। अभी वो अलग बात है कि वो अमेरिका के की पब्लिक को अराउज करने के लिए, ट्रंप को अराउज करने के लिए, लेकिन ट्रंप तो उससे भी बड़ा खिलाड़ी है। ट्रंप आप सोचिए, तेल अवीव में कल दिन भर एक साइन चला, जैसे वो वॉल स्ट्रीट पे साइन चलता है, वैसे तेल अवीव की मेन स्ट्रीट पे एक साइन चला, फिनिश द जॉब मिस्टर प्रेसिडेंट। मतलब ट्रंप को ये कह रहे हैं कि ईरान को हमने आधा खत्म कर दिया है, अब तुम आधा खत्म करो। ट्रंप लेकिन देखिए कल सारी बातें करते हुए कि अनकंडीशनल सरेंडर और ये और वो, और आप खुद ही कह रही हैं मे बी और मे बी नॉट की बात वो कर रहा। मैं कहता हूं कि अमेरिका आ जाए सामने, इस बार अमेरिका आ जाए सामने, और अमेरिका की भी सारी की सारी जो गुंडई है वो दुनिया देख ले, और उसका जवाब क्या है ये भी देख ले। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो ईरान की बहुत सारी मिसाइल्स का मुंह, उनका उसकी जो नोज है, मुंह भी नहीं कहेंगे, जो उसकी नोज, वो सीधे अमेरिकन बेसिस पे है। सबसे पहले इराक में 10,000 अमेरिकन मारे जाएंगे, उसके बाद सीरिया से तो ये लोग हट गए हैं, अपने बेसिस हटा लिए हैं, उसके बाद जॉर्डन में मारे जाएंगे, उसके बाद ये लोग सऊदी अरेबिया में मारे जाएंगे, उसके बाद कुवैत में मारे जाएंगे, बहराइन में मारे जाएंगे, कतार में मारे जाएंगे, और इस तरह से मारे जाएंगे कि अमेरिका के पास कोई जवाब देने की वहां स्थिति नहीं है। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, ये लोगों को समझना जरूरी है, वो किसी के पास है ही नहीं। आप उसको समझिए, वो और अभी उसका केवल 10 to 15% आपने देखा है उस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि उन लोगों ने 25 साल रिसर्च में पूरा लगाया। इस्लाम के पूरे जो अमेरिका सोचता था, अमेरिका और इजराइल, कि इस्लाम मतलब कि हम कुछ एक जाहिलों की हम फौज बनाएंगे और उनको हम भिड़ा देंगे, जिससे कहेंगे काफिरों को मारो, इसको मारो, यानी अपने दुश्मनों के खिलाफ, जो अमेरिका और इजराइल के दुश्मन है उनके खिलाफ, जैसे आईसिस टाइप की फोर्स क्रिएट कर देंगे। अब आईसिस टाइप की फोर्स तुमने क्रिएट तो कर दी, लेकिन उसको मारा ईरान ने। उस समय तो अमेरिका ईरान के साथ था, और ईरान को एक तरह से, हालांकि उसने कभी भी इस एक्सेप्ट नहीं किया, कासिम सुलेमानी साहब को भी असैसिनेट ट्रंप ने करवाया, लेकिन असलियत अमेरिका जानता है। पर अभी जो देखिए बात है वो ये है कि इजराइल में एक अजीब किस्म का, जिसको कहते हैं डेथ विश, एक सुसाइडल टाइप की टेंडेंसी है। जब आर्टिफिशियल इजराइल जैसे आर्टिफिशियल राष्ट्र जब खत्म होते हैं, जब ये कृत्रिम है, ये मतलब इनकी असलियत नहीं है, एंटिटी है ये, इसको एंटिटी ही कहा गया, इसको राष्ट्र ईरान भी नहीं कहता है, फिलिस्तीनी भी नहीं कहते हैं। तो ये जो इजराइल जो है, ये इस तरीके के जो फेक नेशंस हैं, ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं और ये बहुत जल्दी टूटते हैं। इसलिए मैं अब आज आप देखिए, तेल अवीव से जो हाय तौबा मच रही है, वहां कभी भी सिविल वॉर शुरू हो सकती है। रिजीम चेंज की बात आप ईरान में कर रहे थे, रिजीम चेंज तो इजराइल में होगा। अभी आप देखिएगा वहां पर अब आप सोचिए, गाजा में 60 से 70 हजार सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, और उसके बाद जब से ईरान से पूरा हुआ है, वहां से कम 60 करीब 70% फोर्स वहां से विड्रॉ कर ली गई है। हमास आपको पता है कितना मार रहा है? पिछले 7 दिनों में हमास ने कम से कम 21 हमले किए हैं, 22 व्हीकल्स उड़ाई हैं, कई इजरायलियों को मारा है, जिनकी अभी फिगर भी नहीं है। स्नाइपर्स, वहां के स्नाइपर्स एक्टिव हो गए हैं। मतलब आईडीएफ गाजा में बैकफुट पे, और ये बात तो भी दुनिया को पता ही नहीं, क्योंकि लोग इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम भी इस बात को उस तरह से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम बताएंगे, हम बताएंगे। लेकिन अभी जो पूरी सिचुएशन है देखिए, उसमें बहुत बुरी एक हार इजराइल की हो रही है, और ईरान यहाँ रुकने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात है, ईरान यहाँ रुकने वाला नहीं। ईरान ने ये कह दिया है कि अगर इजराइल सरेंडर भी करते, हम नहीं रुकेंगे। उसका मकसद है कि जो इजरायली हैं वो इजराइल को खाली करे और फिलिस्तीनी झंडा तेल अवीव पे लहराए। ये सीधी बात है, फिलिस्तीनी झंडा तेल अवीव पे लहराए, और उसके लिए तैयारी भी है। यमन की भी तैयारी है, हमास की तैयारी है, अब हिजबुल्लाह बहुत दिन से चुप बैठा है, उसकी भी तैयारी। और आपको एक चीज और बता दें, जो सीरिया से एक सेटबैक लगा था, सीरिया एक अमेरिका इजराइल की बहुत बड़ी जीत थी, और उसमें रशिया को गफलत में लेके इन लोगों ने जीता था। रशिया को बेवकूफ बना के, रिवर्स नेगोशिएशंस करके, वो मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो और रशिया को इन लोगों ने गफलत में डाल दिया था। रशिया फंस गया था, इसलिए रशिया
ने ईरान की बात नहीं सुनी थी सीरिया के मामले में। लेकिन अभी रशिया समझ गया, क्योंकि देखिए प्यूटिन का पहला बयान क्या आया, प्यूटिन का जो पहला बयान आया कि इरानियन पीपल आर रैलिंग फॉर देयर लीडर, मतलब जो ईरान की जनता है वो अपने लीडर के की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि प्यूटिन से ये कहा गया था, इजराइल अमेरिका ने कहा था कि हम रिजीम चेंज करेंगे, वहां पर सरकार ही बदल जाएगी, तुम अगर अभी पढ़ोगे बीच में तो तुम फिर से खाली हाथ, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। प्यूटिन से ये कहा गया था और प्यूटिन उस बात को माना नहीं, लेकिन भाई देख तो रहा था। और प्यूटिन ने तुरंत बयान में कहा कि अरे तुम तो ये कह रहे थे, असलियत में तो वहां की जनता ये खामनेई साहब के साथ है। अब ये जो देखिए पूरा एक परसेप्चुअल शिफ्ट हो गया, एक जो इतना बड़ा पॉलिटिकल एक विक्ट्री हो गई। इस पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद अब मिलिट्री रास्ता आसान है। और मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल का सबसे बड़ा खौफ है वो यही है कि ईरान जब ग्राउंड इन्वेजन करेगा, जॉर्डन के माध्यम से वेस्ट बैंक में जब घुसेगा और उसको फिलिस्तीनी बुलाएंगे, फिलिस्तीनियों ने अभी लड़ाई फिलिस्तीनी और तेज करेंगे, और उसके बाद ईरान अगर इन्वॉल्व इसमें होता है, देखिए आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन यहां जी। तक ईरान की तैयारी है कि अगर हमको फिजिकली इंटरवीन करना पड़ा, कोई अरब मुल्क, एक अरब मुल्क नहीं आएगा इजराइल की मदद के लिए अगर ईरान घुस गया और उसने इजराइल को खाली करा दिया। ये देखिए पूरी सिचुएशन है, दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग एक दौर में प्रवेश कर चुकी है बिल्कुल, एक और दौर में एंटर हो क्रांतिकारी रही है। संभावनाएं, इनकलाबी संभावनाएं निकली हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए जब खैबर की बात की जाती है तो 629 ईस्वी की याद दिलाई जाती है। वो जंग भी आप ये देखें कि वो हज़रत अली ने, हैदर कर्रार जो हैं, उन्होंने इसको लीड किया था और उसमें जिस तरह की जीत हासिल हुई थी, उसकी याद जो है वो दिलाई जा रही है। लेकिन मेरा सवाल शौकत साहब आपसे ये है कि इसमें अगर हम बात करते हैं अर्दगान की, टर्की की, तो उसे आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? हालांकि लगता है कि ही इज कम्प्लीटली सरेंडर्ड, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, टर्की भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि लोगों को ये तो पता है, या इस तरह की भ्रांतियां या प्रोपेगेंडा तो है कि इजराइल और अमेरिका जो है उसके पास, और है भी, जितना बड़ा हथियारों का जखीरा है खासतौर पे अमेरिका के पास, और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत है। लेकिन अगर ये जंग आगे जाती है, ये एक्सटेंड करती है, माना कि ये 7वां दिन है, ये महीनों में तब्दील होती है, तो क्या ईरान अकेले सस्टेन कर पाएगा? जी देखिए, अभी जो आपने बात किया है, ये ईरान ने 4 वर्ड्स भी दिए थे कि खैबर, जुल्फिकार, हैदर और अली। ये इन्होंने मैसेज दिया था इजराइल को, खास करके 1400 साल पुराना मैसेज कि तुमने इसी तरह की तैयारी खैबर में भी की थी और बहुत जबरदस्त तैयारी की थी, और वो तुम मदीने के ऊपर हमले करके मारना चाहते थे, और हमने तुम्हारा जो खैबर का किला था उसको तोड़ दिया था, उखाड़ के फेंक दिया था, और तुम्हारे बड़े बड़े लोगों को कत्ल कर दिया था। और उस वक्त जो नारा था वो हैदर का था। हैदर जो है वो हजरत अली को कहते हैं, तो वो हैदर के नाम से। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जुल्फिकार है हमारे पास। जुल्फिकार के मतलब ये कि वो तलवार जो जुल्म नहीं करती, न्याय करती है, सिर्फ गलत के खिलाफ ही उठती है। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि तुम गलत हो, तुम खैबर को भी याद रख लेना, तुम जो हो जुल्फिकार को भी याद रख लेना, और हम अली वाले हैं ये भी याद रख लेना। हम कोई और नहीं है, हम अली वाले हैं। वही अली जिन्होंने जो है तुम्हारे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया था, जिनका जो क्या नाम है, पुकारने का नाम हैदर था, जिससे तुम दहशत खाते हो। तो याद रखना, खैबर से, जब तुमने खैबर में तैयारी की थी हमें खत्म करने की, तब भी हमने तुम्हें खत्म किया था। आज अगर तुमने ईरान को खत्म करने की तैयारी की है तो फिर हम तुम्हें खत्म करेंगे। तो इन्होंने वर्ड दिए। अब रह गई बातचीत है कि अगर आप देखें ये अरब कंट्रीज को और टर्की को, तो टर्की के यहां से जितना भी तेल है, ऑयल टर्की की तरफ से जाता है अजरबैजान का, 70% तेल जो है कहां से जाता है? टर्की से जाता है इजराइल को। ठीक है, स्टील कहां से जाता है? टर्की खुद से जाता है। और यूएई से, सऊदी से, आपके जॉर्डन से और मिस्र से ये सप्लाई लाइन मेंटेन कर रखा है इन लोगों ने। इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को दे रखे हैं, वो आपने सबके पास रिपोर्ट है।
सोने की प्लेट में इन्होंने अमेरिका को खाना खिलाया है। असल में ये जो सब कुछ है प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह जो है ये वही अरब ममालिक हैं जो अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। सऊदी अरब ने, कतर ने, टर्की ने गद्दारी की। अगर आज बशर असद की हुकूमत ना हटती तो आज इनकी औकात नहीं थी कि ये हमला करें। और अब भी पूरे इजरायली सीरिया के अंदर घुसे हुए हैं और टर्की सिर्फ बयान दे रहा है। टर्की की यानी रजब तैयब एर्दोगान की और बेंजामिन नेतन्याहू की हॉटलाइन पर बातचीत होती रहती है। ये सब के सब एक हैं। अब जिस वक्त टर्की को यह समझ में आएगा कि मेरी हुकूमत न चली जाए तो उस वक्त टर्की वापस आएगा। और टर्की अभी भी नाटो के साथ में खड़ा है। और जो ईरान की घेराबंदी हो रही है उसमें 20 कंट्री एक्सरसाइज के नाम पर वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके शिप्स पहुंच चुके हैं कि अगर उनके ताकि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जाए तो खोला जाए। वरना उनको पता है कि अगर रेड सी बंद हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो उनके लिए क्या होगा। तो आज तक अरब कंट्रीज ने और एर्दोगान ने एक लुकमा रोटी का गजा को नहीं दिया है, एक बोतल पानी नहीं दिया है, तो वो ईरान की क्या मदद करेंगे। तो उन जो गजा की मदद नहीं कर सकते वो ईरान की क्या मदद करेंगे, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। और अगर इनको मदद ही करना है तो सारी एम्बेसीज बंद कर दें, अपने यहाँ की एयर स्ट्रिप देना बंद कर दें, हाँ, इनको ऑयल देना बंद कर दें, इनकी सप्लाई चेन बंद कर दें। इतना तो ही कर ही सकते हैं ना। इन्होंने कुछ नहीं, इनको बार बार ईरान का धमकी देना कि अगर तुम्हारे बेसिस से हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। अमेरिकन अगर चाहेंगे तो सऊदी के अंदर जितना आर्म सबनेशन रखा है उसे भी इस्तेमाल करेंगे, यूएई का भी इस्तेमाल करेंगे, बहरीन का भी इस्तेमाल करेंगे, कतर का भी इस्तेमाल करेंगे। इनमें से किसी की हैसियत नहीं जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए। तो ये और पब्लिक वहां की जो है वो बहुत ज्यादा अपने रूलर्स के खिलाफ हो रही है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि इन लोगों ने सिवाय अमेरिका के गुलामी के, सिवाय इजराइल के जस्मानी। आज आप बताइए, यूनाइटेड नेशन के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चीफ ने वहां के ऊपर कह दिया कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। बिल्कुल गलत है, अमेरिका झूठ बोल रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो जब एटम बम नहीं बना रहा है तो एटम बम के बहाने उसके ऊपर अटैक क्यों किया गया। इजराइल ने भी किया और अमेरिका भी करने जा रहा है। इसके मतलब जैसा कि अभी अमरीश साहब ने कहा कि वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, वो अपनी पपट ऐसी हुकूमत जैसे वो सीरिया में लेके आए। एक टेररिस्ट जौलानी जिसके ऊपर खुद 10 मिलियन का इनाम रखा, उसको वहां के ऊपर रिकॉग्नाइज कर दिया और जितने उसके अंडर के टेररिस्ट थे उनको बाकायदा तौर पर कहा कि उसको आर्मी के अंदर रख लें। ये पूरी दुनिया देखे कि अमेरिका क्या कर रहा है, झूठ बोलता है कि टेररिज्म से लड़ना है। एक टेररिस्ट हुकूमत उसने सीरिया के अंदर कायम करवा दी है और उसके बाद सबको पता चल गया। और ये जो ईरान के अंदर जितने मोसाद के एजेंट हैं ये सब वो जिहादी मेंटेलिटी के वो लोग हैं जो एचटीएस टाइप के लोग हैं, जो आईसिस टाइप के लोग हैं। इनको उन्होंने प्लान कर रखा है वहां के ऊपर, ये उनके टूल की हैसियत से काम कर रहे हैं। और इनको जिहादी लिटरेचर जो है वही अरब के फंडिंग से किया गया। ये पूरे तरीके से अमेरिका का, इजराइल का, ब्रिटेन का, अरब ममालिक का जो जिहाद है, चाहे वो आपको ओसामा बिन लादेन रहा हो, चाहे मुल्ला उमर रहा हो, चाहे अबू बकर बगदादी रहा हो, चाहे जौलानी हो, ये सब एक अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब की सबकी मिली जुली एक जो एक मेंटेलिटी है, सल्फी आइडियोलॉजी। ये उस सल्फी आइडियोलॉजी के लोग हैं। इनके जरिए इस्लाम भी बदनाम होता है। लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है और इनके जरिए ये डिस्टर्ब करा के अपने आर्म सबनेशन देखते हैं और इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा कर देना और उसके जरिए सब कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो खेल चल रहा है दुनिया को समझ लेना चाहिए। आखिर बात मैं कहना चाहूंगा, आखिर बात सबसे बड़ी बात है कि तक दुनिया को देखना चाहिए कि ट्रंप ने ये दिखा दिया है कि जो मेरी बात नहीं सुनेगा उसकी आर्मी के तमाम टॉप लीडर्स को मार देंगे, उसके साइंटिस्ट को मार देंगे, उनके लीडर्स को मार देंगे। ट्रंप ने एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हमारी न मानोगे तो हम ईरान के तरीके से हशर करेंगे और ईरान ने बता दिया कि हम तुम्हारी नहीं मानेंगे।
दुनिया को सोचना चाहिए कि ट्रंप से बड़ा इस वक्त डिक्टेटर दुनिया के अंदर कोई नहीं है और ट्रंप ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा है और अभी अगर ये तमाम जो पूरी जंग है इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, ये किसी खित्ते या किसी ज़मीन या कोई पावर स्थापित करने से ज़्यादा ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। इसको इस तरह से देखना चाहिए, मज़लूम और ज़ालिम के बीच की ये वॉर है और लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल है फ़िलिस्तीन का। लोगों के सामने एग्ज़ाम्पल है कि कैसे आप ये देखिए कि एक ज़ुल्म की इंतहा पार कर दी गई है वहाँ पर हर तरीके की, लेकिन अगर सब्र और पेशेंस अगर कहीं से सीखना है तो वो फ़िलिस्तीन से सीखा जाना चाहिए कि वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए किस तरह से अभी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन बड़ी-बड़ी ताकतों के सामने जो लोगों को एक तरह से बंद करके एक पिंजरे में और उनके ऊपर वो ज़ुल्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हो रही है। ये भी है कि फिर भी वो हरा नहीं पा रहे हैं फ़िलिस्तीनियों को, चाहे कितना भी भूख, ज़ुल्म, सितम जो भी उनके सामने किया जा रहा हो। ईरान तो एक पूरा मुल्क है, एक पावर है और शायद यही गलती इज़राइल कर बैठा और उसको लग रहा था कि वो 2-4 दिन की बात है और ये करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। लास्ट कमेंट 30 सेकंड में अमरीश जी, कि अगर जो मैंने बात शौकत साहब से पूछी थी शायद वो मिस हो गई कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है, ये हफ्तों से महीनों में अगर तब्दील होती है, तो क्या आपको लगता है ईरान अपने बलबूते सस्टेन कर पाएगा या आपको लगता है चीन, रशिया और दूसरे जो मालिक हैं उनसे उनको सपोर्ट मिलेगी? क्योंकि पहले पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान जैसे आसिम मुनीर जाकर ट्रंप से कल मिले हैं, उसके बाद तो खैर परिस्थितियां थोड़ी बदली ही हैं, लेकिन मैं रशिया और चीन की बात ज्यादा करूंगी, पाकिस्तान की फिर बात करेंगे हम। नहीं, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया भी ऐड कर लीजिए आप। नॉर्थ कोरिया ने बहुत जबरदस्त बयान दिया। देखिए ईरान का जो, देखिए ईरान की लोकेशन आप देखिए, रशिया जो है उसके नॉर्थ में है और उसके साउथ और ईस्ट में चाइना और नॉर्थ कोरिया। तो एक तरह से उसके, हम लोग बैटल में जैसे कहते हैं, उसके फ्लैंक्स कवर्ड है, यानी उसके फ्लैंक्स जो है वो कवर्ड है। ईरान को थ्रेट नहीं है उस तरह से, क्योंकि पीछे उसका कवर्ड है, उसके बैकयार्ड कवर्ड है, उसका नॉर्थ कवर्ड है, बाकी सब तो वो संभाल लेगा। बाकी समुद्र है और बाकी अरब मुल्क है जिनके अंदर वो दम नहीं है। इराक पे पूरा कंट्रोल ईरान का है। जॉर्डन दो दिन का मालिक है, मतलब जॉर्डन में अगर ईरान एक अपनी टुकड़ी भेज दे 2000 सोल्जर्स, तो वहां पर फिलिस्तीनी ज्यादा विद्रोह कर देंगे और जॉर्डन के राजा को सड़क पे लिंचिंग हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यही हालत सारे अरब मुल्कों की अगर ईरानी फौज यहाँ पर पहुंच गई। तो इसलिए मैं आपका जवाब ये देना चाहता हूँ कि ईरान को इस चीज की चिंता नहीं, वो ये चाहता है कि महीनों जंग बढ़े। ये जंग अब अंत में अल-अक्सा के लिबरेशन से और फिलिस्तीनी झंडा जो तेल अवीव में लहराए तभी खत्म हो, ये ईरान चाहता है। अब वो अलग बात है कि उसमें बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स है, फिर ये होगा वो होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जंग महीनों चले, ये इस समय जनता की भी इच्छा है, ईरान की भी इच्छा है, जो जनता की सारी, जो दुनिया की सारी इनकलाबी ताकतें हैं, उनकी इच्छा है कि ये जंग चले और अपने मुकाम जो जिस गोल को पहुंचाना था कि वेस्ट एशिया में से अमेरिका इजराइल का वजूद मिट जाए, उस वहां तक पहुंचे। जी जी ठीक है। बहुत एक रिएक्शन शौकत साहब से, 30 सेकंड शौकत साहब, क्या ईरान आर पार के लिए आगे बढ़ रहा है या फिर बातचीत का दरवाजा खुलता है तो उसके लिए तैयार है? ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि धमकी और बॉम्ब के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी और हम पनिश करने के लिए तैयार हैं। ईरान की तरफ से कहीं कोई कंप्रोमाइज की बातचीत नहीं हो रही है। ईरान पूरी तरीके से अपने हमले कंटिन्यू कर रहा है और ईरान जो है इजराइल को एक कैंसर समझता है और उसको अगर मिलेगा वक्त तो उसको एरेडिकेट कर देगा, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इजराइल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। क्योंकि 48 के अंदर जब 2 स्टेट की बातचीत हो गई, वो 2 स्टेट के नहीं मानता। 48 बार यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन पास हुआ, वो भी विटो कर दिया अमेरिका ने। 5 बार सीज फायर की बातचीत हुई, वो भी विटो कर दिया है। तो सिवाय ये ताकत से और किसी जबान को नहीं समझते हैं। इन लोगों ने ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मानी है, ना यूनाइटेड नेशन की मानी है, ना सिक्योरिटी काउंसिल की मानी है, ना ह्यूमन राइट्स की मानी है। तो जब ये लोग किसी के नहीं मानते तो फिर लाखों के भूत
बातों से नहीं मानते हैं और ईरान को ये समझ में आ गया है कि अब इनको ठीक करना बहुत जरूरी है और वो इनको ठीक करके ही ईरान मानेगा। चलिए, ये वक्त बताएगा कि क्या होने जा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी लोग अमन पसंद जो लोग हैं और जो ये चाहते हैं कि जालिम का खात्मा हो, वो शायद यही चाहते होंगे कि ईरान सबक सिखाए और इजराइल को ये साफ तौर पर दिख रहा है और ये बियॉन्ड एनी मजहब है, यानी कि इसे सिर्फ आप मुसलमानों के इस्लाम के चश्मे से नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि जितने भी इस तरह के लोग हैं वो आप पूरी दुनिया में देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है कि लेकिन उनसे बड़ी तादाद में वो तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि इजराइल की ये दादागिरी, गुंडागर्दी, ये टेररिज्म जो है वो खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, शौकत साहब आपका, अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शाम को 7 बजे जुड़िए आप राजीव जी के साथ और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो भी अपडेट होगा और जो विश्लेषण होगा आपको वहां पर भी सुनने और देखने के लिए मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।